कोई हमारी भाजपा से कोई लड़ाई ही नहीं है इस विषय पे सीटों को लेकर के। हम लोग बिल्कुल नेचुरल एलाई हैं, यानी कि पूरा कंफर्ट जोन में 24 बिल्कुल 100%। माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करें। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार के 100 दिन का जो एजेंडा सेट किया था वो पूरा हुआ, यानी कि 100 दिन उनके कार्यकाल को पूरे हुए। अब ऐसे में बहुत से ऐसे जो डिपार्टमेंट है योगी सरकार की, उनकी बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है। आखिर इन 100 दिनों में क्या क्या कार्य किए? प्राविधिक शिक्षा मंत्री जो हमारे साथ आशीष पटेल जी मौजूद हैं, साफ तौर से उनसे भी अब जानेंगे कि आखिर योगी सरकार की जो मंत्रिमंडल उसमें मौजूद, उनका क्या सोचना है। आशीष जी, चूंकि 100 दिन पूरे हुए, पहले तो सरकार के क्या कहेंगे वो बताइए, फिर हम आपसे आपका वो भी पूछेंगे प्राथमिकता। देखिए, 100 दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था उत्तर प्रदेश को लेकर के, उसको माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने उसको एक नया आयाम देने का प्रयास किया। जो पिछले 5 वर्षों के काम थे उनको आगे बढ़ाया है, और जो काम प्रगति पर थे उनको और स्पीड दी है। जैसे मेरा प्राविधिक शिक्षा विभाग का मैं मंत्री हूं, तो प्राविधिक शिक्षा विभाग में कुल 15 छात्रावास और पॉलिटेक्निक्स थी जो तैयार हैं लोकार्पण के लिए। हम उनका लोकार्पण करा देंगे शीघ्र। इसके अलावा यूराइज हमारे यहाँ एक पोर्टल है जिसमें हम सब कुछ ऑनलाइन करने जा रहे हैं, उसको भी हमने काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर दिया है। अगले कुछ दिनों में वो बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। दूसरा, तमाम ऐसी चीज़ें थीं जो विभाग में जिनको छात्र हित में करना उचित था, जैसे भर्ती, अध्यापकों की भर्ती, उसको लगभग हम लाइन पर ले आए हैं। बहुत शीघ्र ही वो भर्ती भी हो जाएंगी, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हों, विश्वविद्यालय हों, या पॉलिटेक्निक्स के जो टीचर्स हैं। अभी हमने लगभग पॉलिटेक्निक्स के टीचर्स के लिए 80 अध्यापकों की नियुक्ति पत्र जारी किया है 4-5 दिन पहले। ये प्राविधिक शिक्षा जो है, ये आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? चूंकि बड़ा विभाग है, शिक्षा से जुड़ा है, लोग यहाँ से निकलते हैं। मेरी तो प्राविधिक शिक्षा के बारे में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उत्तर प्रदेश के छात्रों को देना, जिससे उत्तर प्रदेश के छात्र प्राविधिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों में न जाएं। ये सबसे मुख्य मुझे लगता मुद्दा रहता है कि जब छात्र उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं, और योगी सरकार जब से निर्माण हुई है, जब से बनी है, दूसरा कार्यकाल भी, आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि ये बच्चे जो हैं प्राविधिक शिक्षा के तहत यहाँ जुड़े, इसका डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदले, तो उसके विकास के लिए लगातार आप जो है कितना अग्रसर है, और क्या क्या आपका आगे मोटिव है इसको सोचने का आगे? देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा देने का विभाग है। और हमारे पास 3 विश्वविद्यालय हैं, MMUT, HBTU, AKTU। इसके अलावा बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट के भी 600 से ज़्यादा कॉलेज हैं। इसी प्रकार पॉलिटेक्निक में भी 150 से ज़्यादा गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं। इसके अलावा प्राइवेट की संस्थाएं बहुत हैं, फार्मेसी के कॉलेज हैं। उन सबको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना उनके छात्रों को, ये हमारी प्राथमिकता है। तो यानी कि इस बार जो है प्राविधिक शिक्षा जो है, आने वाले अब जो भी दिन रहेंगे, जो भी एजेंडा सेट करेंगे, मजबूती से उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पे सबसे पहले उसके लिए जो मैन पावर है, मतलब टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, उसको हम भर्ती करने का तेजी से प्रयास कर रहे हैं। आशीष पटेल जी, आपका जब नाम आता है तो एक पटेल पूरा कुनबा एक सामने आता है, और अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही आपके जो घर में आप कह सकते हैं कि जो अनुप्रिया पटेल जी की छोटी बहन है, वो सिराथू से जीत जाती हैं, उसके बाद वो केशव प्रसाद मौर्य को हराती हैं, खूब वाहवाही लूटती हैं और कहती हैं कि मैंने तो हराया उनको। पहले तो वो अनुप्रिया जी से बड़ी बहन है, इसको थोड़ा शुद्धि कर लीजिए। और मेरा इस मामले में सिर्फ एक बात कहना है, एक परिवार में कई लोग राजनीति करते हैं, और राजनीति करने का सबको हक है, और वो भी डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की बिटियां हैं, उनको भी राजनीति करने का पूरा हक है। पर उसके लिए जो रास्ते हैं, माध्यम है, वो घटिया नहीं होने चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना है।
परिवार में लगातार चाहे और भी जो बहन हैं, अमन पटेल हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, इसके अलावा जिस तरीके से पल्लवी पटेल हैं, अमन पटेल का क्या रुख रहता है, कहाँ अब वो रहती हैं? अमन पटेल आज भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जयंती के कार्यक्रम में, और उसे अपने पिताजी से अथाह स्नेह है। वो परिवार की सबसे छोटी बेटी है और अविवाहित है, तो उसकी जिम्मेदारी हम सबकी है। जो उठाना चाहेगा वो जिम्मेदारी उठाएगा, और जिसे कोई मतलब नहीं है उसे छोड़ देगा। अच्छा, थोड़ा पीछे मैं जाता हूँ कि दो क्यों हुए सोनेलाल पटेल और कैमरावादी, दर्शक भी जानना चाहेंगे आखिर क्यों दो हुए, ऐसा वजह क्या हो गई थी? क्योंकि अनुप्रिया पटेल अब आज आप बहुत सक्सेस से मान सकते हैं, बहुत ऊपर हैं, कैमरावादी वहाँ पे नहीं है, एक ही परिवार। देखिए, मैं इस विषय पे तो सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि इस विषय को, अगर अमन पटेल जो डॉक्टर साहब की सबसे छोटी पुत्री है, अगर उसका कभी आप साक्षात्कार लेंगे तो आपके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बस मेरा इतना विषय है, आपके माध्यम से सिर्फ इतनी बात कह करके ख़त्म करूँगा कि माता जी सबकी माता है, और माता जी को हिप्नोटिज्म से बाहर आकर के, किसी के दबाव से बाहर आकर के अपने सारे बच्चों को एक सा स्नेह करना चाहिए। जिस दिन वो ऐसा करने में सफल हो जाएंगी, इस परिवार के सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। कहीं आपकी जो उपलब्धियां हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल जी की हो, आपकी उससे कहीं जलन तो देखिए, अब आपकी पल्लवी पटेल, यही मूल कारण है। ऐसा कई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का जो आशीर्वाद अनुप्रिया जी पर रहा है, उसके कारण उन्होंने तमाम राजनीतिक उपलब्धियां की। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो उनकी पार्टी के लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। कोई भी कार्यकर्ता मंत्री बन जाता है, बस एक चीज़ है, मेरे साथ, मैं उनके परिवार का सदस्य हूं, इसलिए मेरे साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। पर मूल लड़ाई जो है, अमन से विवाद क्यों नहीं है? राजनीति में, क्योंकि उनकी, अमन की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, इसलिए कोई विवाद नहीं है। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं होती तो विवाद नहीं होता। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय, इसको आप कभी, जब आप कभी अमन के साथ साक्षात्कार लेंगे तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक बात है, राजनीति में भी आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। राजनीति में हर व्यक्ति की अलग अलग योग्यता होती है। अगर मैं बड़ा हूं या मैं छोटा हूं, तो राजनीतिक पद उससे डिसाइड नहीं होते हैं। राजनीतिक पद जो है उसकी योग्यता से डिसाइड होते हैं। नौटंकी करके, झूठ बोल करके आप बहुत दिनों तक राजनीतिक पद या राजनीतिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी बड़ा उनके नाम पे सुनी जाती है, मतलब पल्लवी पटेल के नाम पे, कि लगातार, क्या कहेंगे उसके लिए? अब देखिए, इस विषय पे मुझे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करनी है। इस विषय पे कभी अगर अमन पटेल जो डॉक्टर साहब की सबसे छोटी पुत्री हैं, अगर वो कभी अपना विचार रखेंगी तो आपको पूरी कॉन्स्पिरेसी सामने आ जाएगी। मुझे तो बिटिया पे दया आती है। डॉक्टर साहब की सबसे छोटी पुत्री है और आज अनाथ की तरह टहल रही है। उसे सब लोगों ने फुटबॉल बना दिया है। हाँ, पर मैं ऐसा कई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का अनुयायी हूँ। वो किसी भी संकट में खड़ी रहेगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आखिरी बड़ा सवाल है कि 2024 अब आपके लिए भी, अनुप्रिया पटेल के लिए भी, राजनीति के लिए भी बड़ा होगा। कैसे देखते हैं 2024 को? चैलेंज तो है ही है। देखिए, हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। अनुप्रिया जी पिछली बार से 1 लाख से ज़्यादा वोटों जीत के आएंगे। इस बार भी निश्चित तौर पे। आप मिर्जापुर जाकर के देखिए, अनुप्रिया जी की लोकप्रियता के बारे में पता कर लीजिए। इस बार सीटों को लेकर 24 में क्या रहेगा? कोई हमारी भाजपा से कोई लड़ाई ही नहीं है इस विषय पे। सीटों को लेकर के हम लोग बिल्कुल नेचुरल एलाई हैं। यानी कि पूरा कंफर्ट जोन में 24, बिल्कुल 100%। माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। और जो लोकल है जनता, यानी कि लोकल जो पार्टी है, चाहे समाजवादी, बसपा, सब खत्म है। 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। बड़ा चैलेंज है। आपको हमने आजमगढ़ में दिखा दिया है, रामपुर में दिखा दिया, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। यानी कि हम मान के चले कि इस बार जो यानी कि जो पटेल जो पूरा परिवार है, कुनबा है, वो 2024 में भी, 2022 में भी लड़ा था। जनता जिसके साथ है, जनता ने अपना रिजल्ट दे दिया 2022 में। अपना दलेस ने
17 सीटें लड़ी थी, 12 जीती है। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, झूठ बोल करके, षड्यंत्र करके, अपमानित करके, परिवार में ही षड्यंत्र करके आप बहुत दिनों तक बहुत कुछ पा नहीं सकते। राजनीति में आगे नहीं जा सकते। दो राजनीति नहीं, किसी भी फील्ड में ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? मैं माफ करने वाला कौन होता हूं? मैं कौन होता हूं? आप लोग। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, यहां पर विषय है ही नहीं कुछ। यहां विषय सिर्फ इस बात का है कि माताजी हिप्नोटिज्म से बाहर आए, दबाव से बाहर आए, और एक बार वो सारे बच्चों के सर पे ऐसे हाथ रख दें, इस परिवार का सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर दिक्कत सिर्फ एक बात आ रही, कुछ लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस हिप्नोटिज्म से, उस दबाव से बाहर नहीं आ रहे। मैं तो आपको एक बड़ा आरोप लगा रहा हूं, इसकी सत्यता पता कर लीजिएगा। माताजी के मोबाइल नंबर पे आप फोन करके देख लीजिए, अननोन नंबर से। अगर माताजी को बात करा दिया जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। इसका यही उदाहरण सबसे बड़ा दबाव का उदाहरण है। माताजी का फोन कैप्चर कर लिया गया है। किसी अननोन नंबर से आप फोन करके देखिए, माताजी फोन नहीं उठाएंगी। फोन कोई और उठाता है और बात ही नहीं कराता। कोई अनजान न्यूट्रल टाइप का व्यक्ति, रिश्तेदार, नातेदार अगर कोई बात करना चाहे, उसे बात नहीं करने दिया जाता। आप लोग की बात होती, अमन की बात नहीं हो पाती। अमन का फोन नहीं उठाने दिया जाता। इस लेवल पे कैप्चर है। हम तो छोड़ दीजिए, मैं तो बाहरी व्यक्ति हूं उनके लिए, पर अमन का फोन नहीं उठाने दिया जाता। राजनीतिक से लेकर कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र पूरी परिवार तक, और मैं तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हूं। लगता है कुछ नहीं, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। ईश्वर करे वो सुरक्षित रहें और वो करें, लेकिन जिस हिसाब से उनको कैप्चर किया गया है, इवन अपनी सबसे छोटी बेटी अमन से भी उनको बात नहीं करने दिया जाता, अमन का फोन नहीं उठाया जाता। और एक बार अनुप्रिया जी ने फोन किया था, उनके ऊपर झूठी FIR लिखा दी गई कि धमकाया गया है। कोई बेटी अपनी मां को जान से मारने की धमकी दे सकती है, ऐसा जो है DGP ऑफिस में एप्लीकेशन दी गई थी। तो इस लेवल का षड्यंत्र है। आप इसी से समझ लीजिए मानसिकता कैसी है। लगातार आप लोगों को डाउन करना, लगातार आपको नहीं, हमने कभी जवाब भी नहीं दिया, आज भी मैं जवाब नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि परिवार के विषय में ज्यादा विस्तृत अगर आपको बात करनी है तो अमन बताएंगी। आप उनसे कभी मौका मिले तो बात करिएगा, वो आपको पूरा स्पष्ट तथ्य बता देंगी। थैंक यू आशीष जी। आशीष पटेल साफ तौर से माना है कि जो 100 दिन का योगी सरकार का एजेंडा रहा हो, अब उन्होंने अपने प्राविधिक शिक्षा में भी काफ़ी कार्य किए हैं, और परिवार की लड़ाई आज भी उसी तरीके से जो राजनीतिक लड़ाई है वो बनी हुई है। यानी कि एक बेटी समाजवादी पार्टी में सोनेलाल पटेल की है और दूसरी भाजपा में, और एक बेटी बीच मझधार में। और ऐसे में ये राजनीतिक लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय है कि आखिर राजनीति और जिस तरीके से देश की लड़ाई दो परिवारों में और राजनीति में पहुंची है, अपने आप में ही अलग है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, UP तक।